हेलो बच्चा लोग, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ आप सभी लिए एक और धमाकेदार सेशन। और इस सेशन में दोस्तों हम सभी आज जो है वो रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन के 14 अगस्त का सभी शिफ्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एनालिसिस करेंगे कि संभावित प्रश्न आपके आने वाले एग्जामिनेशन में कौन कौन से हो सकते हैं। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और अब आने वाले ही हैं। सही है। तो बच्चों पहला प्रश्न जो कि आप सभी के लिए बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो क्या है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बताते गोपाल जो है पाल वंश की स्थापना किया था, याद रखना आप सभी को। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत व्याख्या जानते हैं। तो आपको बताते 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में अराजकता व्यवस्था का माहौल था, जिसे मत्स्य न्याय यानी कि बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाए जाने का कानून कहा गया। और इस अराजकता को समाप्त करने के लिए क्षेत्र के प्रमुख सरदारों और लोगों ने मिलकर जो है गोपाल को अपना राजा चुना। और इस प्रकार जो है 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। और अन्य विकल्प धर्मपाल और देवपाल गोपाल के उत्तराधिकारी थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिन्होंने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। धर्मपाल और देवपाल ठीक इसी राज्य के शासक थे, याद रखना। ठीक, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है आप सभी का, भारत दूरदर्शा नाटक के लेखक कौन है। वो आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारत दूरदर्शा नाटक के लेखक है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते, इसका क्या व्याख्या तो आप सभी को बता दें कि भारतेंदु जो है उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु दूरदर्शा भारत दूरदर्शा उनका एक प्रसिद्ध नाटक, जिसमें कि उनके प्रतीकों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के तहत भारत की दैनिक स्थिति का चित्रण किया गया। ठीक है, अन्य विकल्प क्या है, जयशंकर प्रसाद जो है कामयानी के लिए, महादेवी वर्मा अपनी ममरी कविताओं के लिए, और मुंशी प्रेमचंद्र गोदान और गबन जैसे उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध बच्चों। ठीक है, याद रखना है, ये सब वो लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 1991 के आर्थिक सुधारों यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। आपसे बता वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 219 यानी कि 1991 के आर्थिक सुधारों में। ठीक है, इसके थोड़ा सा विवरण देख लेते क्या है आप सभी का। तो आपसे बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारत के एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 1991 में हमारा देश जो है वो गंभीर संकट से आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और थे, और उनकी सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और उन्होंने ही भारत पर जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जिसमें कि भारत अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी बच्चों। तो काफी अच्छा, ठीक है। तो अलग ऑप्शन जो दिए गए वो क्या, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और पीवी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा भी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग समय पर। ठीक है, उस समय जो मनमोहन सिंह ही थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते भूगोल से जो क्वेश्चन आया आप सभी का कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है। तो वापसी बता दें, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के SDSC सहार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्य रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है। और ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में हरिकोटा द्वीप पर स्थित, याद रखना आपसे। ठीक है, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। यह भी आपको याद रखना है। केरला के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इलेक्ट्रिक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की TERLS है, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से साउंडिंग रॉकेट के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जरा आगे वाला सवाल देख लेते हैं हम सभी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो आपसे वो आपका अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A दोस्तों क्या है आप सभी का, जैसा कि आपको पता है, आपको बताना है, शिक्षा का अधिकार है हमारे, इसमें संशोधन करके इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो आपसे को बता दें दोस्तों, क्या ये कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया है और इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार आदि कई अधिकारों को शामिल माना है। ठीक है, तो आपसे बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 14 जो है आप सभी का वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 जो आप सभी का बोलने की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। वहीं अनुच्छेद 32 जो है आप सभी का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल जो कि आप सभी का जनरल साइंस से है कि मानव शरीर में विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। वो आपका रिकेटस होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब जब इसके बारे में जान लेते हैं आप सभी को, तो आपको बता दें कि विटामिन D की कमी से हड्डी में नरम और कमजोर होती है, जिसमें बच्चों में यह रोग होता है, और वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन D का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो आपसे बता दें अन्य विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। स्कैबरी जो आपको विटामिन C की कमी से होता है, बेरी जो विटामिन B1 की कमी से होता है, और रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आप सभी का। कंप्यूटर से सवाल है आप सभी का कि कंप्यूटर की शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या था। आपसे बता दें URL का फुल फॉर्म जो है आप सभी का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, याद रखना आप सभी को URL का फुल फॉर्म।
यूआरएल फिल्म जैसे कि आपको पता है क्या है, वेबसाइट के आगे जो रहता है यूआरएल से क्या था, ठीक है। अगला सवाल जो आपका इतिहास और कल्चर से आ रहा है, क्या है आपसे, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी का हराया था। बच्चा बच्चे तुच्चे सवाल है बच्चों, आपसे को याद भी होगा। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई थी, और इस युद्ध में बाबर ने तोपों अल-तुलगमा युद्ध नीति के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, यानी कि इससे पहले इस तरह की नीति का इस्तेमाल, जो तोपों का इस्तेमाल और तुलगमा नीति का इस्तेमाल किसी भी दिल्ली सल्तनत के राजा ने नहीं किया था, इसके लिए पहली बार इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष के एक्ट से संबंधित था और इसके पीछे प्रमुख भारतीय सुधारक कौन थे? तो आपसे को बता दो, वो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर सेशन में ये भी आ रहा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसका विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू विवाह जो है वो आप सभी का 1856 में लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरलशिप के दौरान जो है पारित किया गया था, और महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की दैनिक स्थिति को सुधारने और इसके कानून को पारित करवाने के लिए अथक प्रयास किया था बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, प्रश्न नंबर कठपुतली जो है किस कठपुतली जो है आप सभी का भारत किस राज्य का लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपसे वो आपका राजस्थान का है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान व्याख्या जान लेते हैं। तो कठपुतली एक जो है पारंपरिक तार पुतली कला है जिसका उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि इसके माध्यम से लोक कथाएं, सामाजिक संदेश भी दिए जाते हैं और ये अक्सर मेलों और त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से देख लेते तो क्वेश्चन क्या आया, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे? तो ये आप सभी को मिलेगा, आप सभी का अनुच्छेद 6 में, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसका विश्लेषण को देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि अनुच्छेद 6 में जो है उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत आए और यह उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आप सभी को बता दें कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब जरा विवरण में जानते हैं इसका क्या दिया हुआ है। तो आप सभी को बता दो चार्टर एक्ट 1833 में आया और ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इकोनॉमी से क्वेश्चन देख लेते क्या आता है। इकोनॉमी से क्वेश्चन आपसे ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई जा रही है? तो आपसे वो आपका चलाई जा रही है दीनदयाल, जरा हम सभी देख लेते क्या है वो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी कि DDU GKY, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से क्या है, विवरण में जान लेते हैं। तो DDQY जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु गरीब ग्रामीण युवाओं को जो है कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार के अवसर देना है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अब जरा अगला सवाल हम सभी करंट अफेयर से क्या सवाल है। करंट अफेयर से सवाल जो आप सभी का आया बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2025वें आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है? तब से लापता लेडीज, ठीक है। और ये पहली फिल्म है जो ऑस्कर में गई भी है बच्चों, याद रखना आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। इसका ज़्यादा से देख लेते हैं आप सभी को। किरण रॉय द्वारा ये जो है फिल्म का डायरेक्टर है जो कि आमिर खान की वाइफ है और 25वें अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला और इस फिल्म को समीक्षाओं और दर्शकों दोनों से बहुत अच्छी मूवी है ये आप सभी के लिए, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत का पहला निजी प्राइवेट लॉन्च व्हीकल विक्रम S किस कंपनी ने लॉन्च किया? वो आप सभी को बता दें, वो आपका स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। जब विवरण देख लेते इसका क्या है, तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट स्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम S जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया और यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए बहुत बड़ी छलांग है, ठीक है। अब जरा कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर के नॉलेज से का क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर पॉइंटर को इंगित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया था? वो आपका माउस ही होता है, ठीक है, कर्सर के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल माउस के बारे में तो आपको पता ही है। अब जरा भूगोल क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। भूगोल का क्वेश्चन जो आप सभी का आया बच्चों कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल तो करता है हमारे साथ, म्यांमार भी करता है, भूटान भी करता है, सिर्फ जो है श्रीलंका नहीं करता, ठीक है। ये शायद आपको पता भी होता है। आपसे बात है श्रीलंका मालदीव भारत के समुद्री पड़ोसी लेकिन वे भारत के साथ जो है कोई भूमि साझा नहीं करते। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, ठीक है। नेपाल, म्यांमार, भूटान, पंजाब, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आप सभी का क्या कला और संस्कृति यानी कि आर्ट और कल्चर प्रसिद्ध हॉर्निबल महोत्सव से क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हॉर्निबल महोत्सव की जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? वो आपसे को बताना है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो नागालैंड में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या दिया हुआ है।
तो हॉर्निबल महोत्सव हर साल 1 से 10 सितंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है और इसका नाम जो हॉर्निबल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो राज्य के लोकगीतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महोत्सव जो है नागालैंड की विविध जनजातियों को एक साथ लाता है और उनकी समृद्ध संस्कृतियों और परंपरा शिल्प को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अब जरा फिर से इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है इकोनॉमी के क्वेश्चन कि 1977 में जो है भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी? तो आपसे बता 70% से अधिक सोच सकते हैं। ये हम इसलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश, याद रखना आप सभी को। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है कि अमेरिकी रसायनज्ञ हैरोल्ड यूरी को 1934 में किस महत्वपूर्ण खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो आप सभी का ड्यूटेरियम के भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए दोस्तों यह पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि हैरोल्ड पुरी जो 1931 में ड्यूटेरियम की खोज की थी, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है, और इसका खोज परमाणु ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत महत्व है, खास करके भारी जल D2O के उत्पादन में, जो परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में उपयोग होता है। इसी खोज के लिए उन्हें 1934 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना आप सभी को। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में आपको सरकारी योजना यानी कि अगेन आप सभी का उसे क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में शुरू की गई नई नीति कृति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को वो आपका है उभरती हुई खेल प्रतिभाओं का पहचान करना, ये इसकी योजना का नाम है बच्चों। ठीक है, आपको बता दें कृति का पूरा नाम जो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आर्टिफिशिकेशंस है। ठीक है, 2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जो देश भर में जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, ताकि वह भविष्य में आगे। तो फालतू की बातें, आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सब क्वेश्चन आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी कुछ विशिष्ट विषयों के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है। तो किसे देता है तो आपसे बताना है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा राज्य और केंद्र के विधानमंडलों को देता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या है कि अनुच्छेद 323 जो है आप सभी को संसद और राज्य विधानमंडलों को कर, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवाद जैसे विशिष्ट मामलों के लिए जो न्याय अधिकारों की स्थापना करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य जो है नियमित अदालतों के बोझ को कम करना और इन मामलों को त्वरित निपटाना करना है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भूगोल से एक सवाल आपसे होगा, भारत के पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? तो ये चौड़ा है, समतल और नदियों के डेल्टा से बना है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में जो और जान लेते हैं। तो भारत का पूर्वी तट जो है जो बंगाल की खाड़ी के साथ फैला है, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है और समतल है, और इसका निर्माण जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से बने विशाल डेल्टाओं से हुआ है। यहाँ की उपजाऊ जड़ाऊ मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल की कहानी। ठीक है, तो अगला सवाल बनता है मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। तो आप सभी का जो उत्तर बनेगा इसका वो आपसे बनेगा मन्नार की खाड़ी जो है आप सभी का भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, भारत और श्रीलंका में जो है मन्नार की खाड़ी है, याद रखना। हिंद महासागर का एक हिस्सा है और यह भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ठीक है, यह अपने समृद्धि जीवन के लिए प्रसिद्ध है और एक प्रमुख समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आप सभी का फिजिक्स से। फिजिक्स क्वेश्चन आया आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भारत भौतिकी में आवेग यानी इम्पल्स का सीधा संबंध किससे है, तो वो आपसे बताना है। आपसे उत्तर हो जाएगा वस्तु के संवेग में परिवर्तन से है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। आपको बता दें कि आवेग का उत्पन्न जो होता है वो जब किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कोई बल लगाया जाता है और उस बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। और आवेग और संवेग प्रमेय यानी कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग उसके संवेग में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल करंट अफेयर्स है आप सभी का कि 2025 में आयोजित 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप यानी कि पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है, तो आपसे बता दें वो आपका न्यू दिल्ली ने यह काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। तो आपको बता दें कि यह पहली बार था जब न्यू दिल्ली ने इसे प्रतिष्ठित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है। यह भारत में पैरा खेलों का बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल आप सभी का है सूचकांक से, जो कि हर शिफ्ट में आ रहा आप सभी को पता है, तो आपको यह करके भी जाना चाहिए कि 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI भारत का स्कोर क्या था, तो आपसे बता दें 0.685। ठीक है, ठीक है, ये इसका वो था। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य
जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और आय के स्तर को मापता है। ठीक है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एसडीआई है वो काफ़ी कम है, 0.685। ठीक है, और उसकी रैंक भी क्या है, 130वीं रैंक भारत की याद रखना आपसे को एसडीआई में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 130 है, जो मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब जरा कंप्यूटर ज्ञान क्वेश्चन आप सभी का है, क्या है ये देखते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समय में दिनांक, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड की जैसी सेटिंग को बदलने के लिए मुख्य रूप से किस यूटिलिटी का उपयोग किया था, तो वो आपसे कहता है वो आपका कंट्रोल पैनल और सेटिंग का उपयोग किया था। ये आप सभी को पता भी होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विंडोज में कंट्रोल पैनल होता है और सेटिंग्स ऐप में विंडोज 11 11 में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए केंद्रीय हब है उपयोग था। ये सब आपको पता भी होगा, बहुत को जानते भी हो। ठीक है, अब जरा फिर से देख लेते हैं हम सभी कि शिफ्ट 1 में 14 तारीख को क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आपसे बता अनुच्छेद 13 है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं क्या है विस्तृत व्याख्या। तो अनुच्छेद 13 एक प्रावधान करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उन्हें कम करता है उस मात्रक तक शून्य होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कानूनों को संवैधानिकता की जांच करने और उन्हें असामान्य घोषित करने की शक्ति देता है। यह बेसंवैधानिक उल्लंघन करता है। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते बच्चा। अगला सवाल क्या है कि 106 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? ये आप सभी का लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में और व्याख्या जानते हैं तो आप सभी को बता दें, यह अधिनियम लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित करता है। और यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, सभी के लिए लागू होगा। आप सभी को बताते अगला सवाल बनता है आपसे को, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल का संबंध किससे है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 5वीं सूची भारत के उन राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि इतिहास और संस्कृति से आपसे सवाल आता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, आपको पता गोपाल। ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी। तो अगला सवाल आपसे बताना है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी कि डायरची बोलता है, डायरची का क्या अर्थ आपको बताना है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है, प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली। ठीक है, आप सभी को उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्या है अगला जो मतलब विस्तृत व्याख्या होगी। तो आपको पता भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांत विषय में 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या आरक्षित विषय, गवर्नर द्वारा नियंत्रित जैसे कि वित्त, पुलिस। ठीक है, आरक्षित विषय में क्या है प्रांत विधिका के प्रति जवाबदेह मंत्रियों द्वारा संचालित जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। इसी दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में किस पैरा एथलीट हाई जंपर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो वापसी हो जाएगा परवीन कुमार बच्चों। ठीक है, तो आपसे बता दें कि पैरा ओलंपिक हाई स्पीड जंपर परवीन कुमार को 2024 में जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में उनके स्वर्ण पदक जीतने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2025 में जो है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो खेल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट्स को भी याद करना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में 17वां ब्रिक्स यानी कि BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपसे बता दें वो आपका रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स को 17वां सम्मेलन 6 से 10 जुलाई को जो है ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे कि मानव जीनोम परियोजना यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में शुरू हुई का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आपसे बता मुख्य लक्ष्य था उसका मानव डीएनए में मौजूद 3.2 बिलियन बेस पेयर का अनुक्रमण करना। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं तो यह एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी जिसका मुख्य लक्ष्य था मानव डीएनए बनाने वाले सभी न्यूक्लियोटिक बेस पेयर लगभग 3.2 बिलियन के अनुक्रमण का पता लगाना और सभी मानव जीनों की पहचान और मानव चित्रण का करना था ये। ठीक है, तो अगला सवाल बनता है आप सभी का कि उद्योगों में एक अच्छे विश्व संवाहक इंसुलेटर के रूप में किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वो आपसे अर्बक यानी कि मीका का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं क्या है, तो अर्बक बिजली का एक प्रमुख खराब संवाहक है लेकिन उच्च तापमान को सहन कर सकता है और इन गुणों के कारण इसका उपयोग जो है बिजली के उपकरणों और आप सभी का उद्यमों उद्योगों के प्रमुख विसंवाहक यानी इंसुलेटर के रूप में
काम किया जाता है। ठीक है, अब जरा कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन देख लेते क्या है। आपको बता दें कि एक नया फोल्डर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो आपसे बता उसका महत्वपूर्ण तत्व जो है उसे एक नाम देना। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल करंट अफेयर्स है आप सभी का कि स्पेंडेक्स मिशन के सफल परीक्षण के साथ अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़ने की क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? वो आपका भारत बना। ठीक है, भारत ही बनेगा। ठीक है बच्चों, जरा इसके बारे में और जान लेते विशेष रूप से। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने स्पेंडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और इस उपलब्धि के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग 2 उपग्रहों को जोड़ने तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया का 14 देश बनी। कौन? हमारा भारत। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक जो सितंबर 2025 में प्रकाशित होने वाली है की लेखिका कौन है? तो आपसे बता दें वो आपका अरुंधति रॉय, याद रखना। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय ने अपनी नई पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी की घोषणा की है। पुस्तक जो उनके लेखक का एक और महत्वपूर्ण नमूना माना जा रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल बनता है आपसे कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी परिवहन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए किए गए युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? वो आपसे बता आक्रमण जो युद्ध प्रयास का नाम था बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं आप सभी को। तो आपसे बता दें भारतीय वायुसेना की IAF, ठीक है, IAF जो अपनी युद्धक क्षमताओं और संबंध समन्वय परीक्षण करने के लिए अप्रैल 2025 में आक्रमण नामक एक बड़ा आंतरिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, अब जरा इतिहास से क्वेश्चन क्या आया वो देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है कि साहित्यिक विद्या में? तो आपसे बता वो आपका कविता संग्रह में बच्चों। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं क्या है। तो आपको बता दें गीतांजलि का अर्थ है गीतों का उपहार। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है और इसी कृति के लिए 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनका प्रदान किया था, जिसे यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बन गया। ठीक है, अगला सवाल बनता आपसे होगी जोसेफ फ्रांसाह डुम्पले। ठीक है, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स जो 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना चाहता था, किस देश का था? वो आप सभी का तो यहाँ देख सकते हैं साफ साफ क्वेश्चन में आंसर है फ्रांसीसी शक्ति, तो यानी कि फ्रांस से ही होने वाला है ये। ठीक है, जो कि पेरिस की राजधानी है बच्चों। ठीक है, आप सबको बता दें कि डुप्ले जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल था और वह एक महत्वाकांक्षी प्रशासक था जिसने भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा और इसके लिए उसने जो अंग्रेजों के साथ कई कर्नाटक का युद्ध लड़ा। ठीक है, अब जरा सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम सभी। ठीक है, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के मुख्य रूप से क्या निर्यात किया जाता था? तो आपसे बता ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत से जो मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है वो आपसे भी कच्चा माल, जैसे कि कच्चा कपास, नील, जूट जो है भारत से जो है वो निर्यात किया जाता है। ठीक है, आपसे बता दें कि औपनिवेशिक निर्यात नीति के तहत भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से कपास, नील, जूट, मसाले आदि सस्ते में निर्यात किए जाते थे और ब्रिटेन में बने महंगे तैयार माल को भारत में 12,000 में बेचा जाता है। समझ सकते हैं, यानी कि यहीं के कच्चा माल को ले आकर उसको पैकिंग करके जो है यहाँ महंगा में बेचा जाता है। तो ये रणनीति थी अंग्रेजों की। ठीक है, तो अगले सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता? तो आपसे बताया मृदा का प्रकार। ठीक है, मृदा का प्रकार जो वो नहीं करता। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो आपसे बताते हैं कि समुद्री धाराएं हवा, तापमान, लंबता के घनत्व के अंतर, पृथ्वी के घूर्णन, कोरोलिस प्रभाव जैसे कारकों को संचालित होती थी। मुद्रा का प्रकार एक स्थलीय कारक है और इसका समुद्री धाराओं की गति या दिशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा अगला सवाल पर पढ़ते हैं फटाफट। तो सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा माना गया? तो आपसे बताते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। ठीक है, तो आपसे बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में यह माना कि जानने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, बिना जानकारी के कोई भी व्यक्ति अपनी राय प्रभावी ढंग से नहीं बना सकता या व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और शिफ्ट 2 में देख लेते हैं क्या है शिफ्ट के क्वेश्चन। तो अब अगला सवाल बनता है सभी का, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति यानी कि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी क्यों लागू की थी? आपसे को बताना है। तो आप सभी को बताते क्यों लागू की थी। अपनी विशाल सेना को रखरखाव और विद्रोह को रोकने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे बता अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना रखना चाहता था, लेकिन सैनिकों को अधिक वेतन देने से राजकोष खाली हो सकता था, इसलिए उनके सैनिकों को कम वेतन देकर भी उनका जीवन स्तर बनाए रखने के लिए बाजार में जो है वो आवश्यक वस्तुओं को कीमतें नियंत्रित कर दी। फाइनली दोस्तों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम क्या था, ये आप सभी को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जो है आप सभी को उत्तर जो ऑप्शन नंबर वी, पहले जो है वो पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, याद रखना। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो आपसे बता दें कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम यह है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया, ठीक है। उसको डच यानी कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन डच के बाद प्रभावी हुए, ठीक है। उसके बाद 1616 में जो है डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी जो है आप सभी का 1664 में भारत आया, याद रखना, ठीक है। इसी क्रम से आपको याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रानी अंबती बाई जिन्होंने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, किस राज्य से संबंधित थे? वो आपका रामगढ़ मध्य प्रदेश से संबंधित थी बच्चों, ठीक है। आप सभी को याद रखना, ठीक है। रानी अम्बावती मध्य प्रदेश के रामगढ़, अब जो है वो ढंढोरी जिले में की रानी थी। 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध किया था, याद रखना आप सभी, ठीक है। अब जरा बांध लेते हैं भारत राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा विषय समाज सूची समृद्धि सूची में आपको बताने की 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो आपसे हो जाएगा उत्तर शिक्षा, ठीक है, ठीक है। इसका विषय क्या है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कि कंकरंट लिस्ट में जो है स्थानांतरित किया गया था। वो क्या था? ये विषय थे शिक्षा, वन, नाप तौल और वन्य जीवों और पक्षियों को संरक्षण और न्याय का प्रशासन, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? वो आपका 500 हो सकती है बच्चों, ठीक है। आप जान लेते हैं इसके बारे में। और तो आप सबको बताते हैं कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्टिक असेंबली में अधिकतम जो 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि संसद की विशेष अनुमति से कुछ छोटे राज्यों से सिक्किम और गोवा मिजोरम में जो है 16 से कम सदस्य राज्य, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो आपसे को बताते हैं 44वां संशोधन 1978 में दोस्तों जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। आपसे को बता दें कि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा जो है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अब यह केवल एक कानूनी अधिकार जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 300A में किया गया है, रखना आप सभी को, ठीक है। अब जरा अगला सवाल में बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल है आप सभी का कि प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आप सभी को पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों द्वारा बनाया जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में है और भारतीय हिस्सा पश्चिम बंगाल में राज्यों में पड़ता है। यह अपने मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 8-9 डिग्री चैनल यानी कि 9 डिग्री चैनल किससे विभाजित करती है? तो आपसे बताते हैं लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है इसको, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं तो आपसे बताते हैं 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्ष्य के उत्तरी द्वीप समूहों को सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय से अलग करता है। वहीं 10 डिग्री जो है चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि कंप्यूटर में SCII का जो है पूर्ण रूप क्या था? आपसे बताना है। वो आपका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखना, ठीक है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि कंप्यूटर पर C कंट्रोल V का दबाने पर क्या होता है? आपसे बताते वो आपका क्लिक बोर्ड पर मौजूद आइटम जो है पेस्ट हो जाता है, ठीक, क्लिक बोर्ड पर, ये आपको पता भी हो, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का स्टैटिक जीके से है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी जिसे मिथिला पेंटिंग नाम से भी जाना है? तो आपका मधुबनी पेंटिंग बच्चों, ठीक है, जो कि मधुबनी जिले से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको बता दें कि मधुबनी चित्रकला उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई और ये पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा त्योहारों और विषय अवसरों पर जो है अपने घरों की दीवारों पर फर्श पर बनाई जाती थी, ठीक। इसमें ज्योमेट्री पैटर्न और चमकीले रंगों का उपयोग करके पारंपरिक कथाओं और प्राकृतिक दिशाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे ऋग्वेद में गौतम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे बताना है कि ऋग्वेद में जो है गौतम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे उत्तर हो जाएगा एक धनी व्यक्ति या महावैश्यों के मालिक के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में जो है समाज काफी हद तक पशुपालक था और मवेशी यानी गाय को धन का मुख्य स्रोत माना जाता था। इसलिए गौमत शब्द का अर्थ जिसके पास बहुत सारी गायें हैं होता है एक धनी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता, ठीक है। आपको बताता अगला सवाल बनता है आपसे राष्ट्र खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मिल्खा सिंह जो है वो पहले भारतीय थे, ठीक है।
फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने 1998 में जो है कार्डिफ वेल्स में हुए राष्ट्रीय खेलों में 440 गज की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। यह राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, अगला सवाल है, देख लेते हैं। अगला सवाल साइंस है कि 1869 में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था? तो आपसे बताओ, दामित्री मेंडलीव ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, आपको बता दें रूसी रासायनिक दामित्री मेंडलीव ने उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े और उनके गुणों की भविष्यवाणी भी की। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपसे राज्य व्यवस्था और योजनाओं से। ठीक है, तो 1953 में दोस्तों गठित राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य कौन थे? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू जो है वो आप सभी के गठित राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि नए राज्य बनाने के लिए जो इन्हीं तीनों सदस्य को चुना गया था 1953 में। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं क्या व्याख्या। तो आपको बताते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच के लिए जो है इस आयोग गठन किया गया था, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके दो अन्य सदस्य भी थे, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी के, पंचायती राज में अनुसूचित जाति यानी कि एससी अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये 243 शायद 243 डी में बच्चों। ठीक है, 243 डी में। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो आपसे बता दें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1992 में जोड़े गए 243 डी में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, और इसमें यह अनिवार्य किया गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें जो है इनकी संविदाओं की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, याद रखना। ठीक है, यानी कि 33% जो इससे पहले हम लोग पढ़े भी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह या मंजूरी मान्य होती है? तो आपसे उत्तर हो जाए यहाँ पे, आपसे उत्तर राज्यपाल की मांग होती है। ठीक है, तो इसका बेसिस क्या है आप सभी का? तो आपसे उत्तर बनेगा, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधायक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी सहमति ना दे दे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे करंट अफेयर्स है कि 2025 में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपसे उत्तर 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है, आपको बताइए भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI भारत की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन जो है चिन्हित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2011 में जो है पहली बार मनाए जाने के बाद 2025 में यह 15वां मतदाता दिवस है। ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट से क्वेश्चन क्या आपसे बनेगा कि अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो आपसे उत्तर हो जाएगा हीर विजय सूरी को। ठीक है, हीर विजय सूरी को जो है आपका जैन गुरु थे जिसको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और सवाल विस्तृत रूप क्या बनेगा? तो मुगल सम्राट अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। जैन मुनि हरि विजय सूरी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने जगत गुरु विश्व का शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई नई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना जो महात्मा गांधी 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी, और इस पत्रिका के माध्यम से वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों नस्ली भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी के, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, आप सबको बता दें दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी, और उसमें उसने सैयद वंश को हराकर सत्ता हासिल की थी। इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था जिसे बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चन देख ले। ज्योग्राफी का भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आपसे बताऊंगा NH44 जो है सबसे लंबा लॉन्गेस्ट हाईवे है। ठीक है, तो आपसे बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, यह लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है और कई पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अणुरूप क्या है यानी कि हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन सा है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा हीरा जो है सब कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। ठीक है,
इसके बारे में और जानते हैं तो आपसे कहते हैं हीरा जो है अब तक का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थों में से एक है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 और अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक मजबूत चतुष्फल की यानी कि टेट्राहेड्रल संरचना बाद होता है, जो इसे अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन यह नरम और चिकना होता है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? तब से बताया जाएगा क्रोमियम मिलाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं तो आपसे बता दें कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम मिलाया जाता है और क्रोमियम स्टील की सतह पर एक पतली अदृश्य जंगरोधी परत बनाता है, जो इसे जंग लगने पर बचाती है। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में होने वाली कमी किसके बराबर होती है? वो आपसे उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा यानी कि द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल यानी कि बायोंड फोर्स लगता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, भार को यही आवासीय कमी होती है। अब जरा पॉलिटिक्स क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे बताया किस पंचवर्ष योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास यानी कि फास्टेस्ट एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ था? आप सभी का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास जो था उद्देश्य या लक्ष्य। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था। ठीक है, इसके बारे में और देख ले तो आपसे बता दो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आप सभी का 2012 से लेकर 17 तक थी और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना ये थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास था, जिसमें कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी जोर दिया गया था, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये बच्चों। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। 14 अगस्त के जो आपके आने वाले शिफ्ट का क्वेश्चन थे 14 अगस्त से सभी मैंने आप सभी का कवर कर लिया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिया और इसी के आधार पर आप सभी के आने वाले और शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्पेशली दोस्तों आप सभी को सूचकांक पर ध्यान देना है, उसके अलावा आपसे संशोधन पर ध्यान देना है और अनुच्छेद पर भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से और भी बहुत क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आप सभी को स्पेशली दोस्तों 2024 और 25 के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को आपको पढ़ते हुए जाना है, तभी आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।